हमारे टाइगर से संबंधित अलग से टाइगर की फोर्स बनी हुई है, अलग से टाइगर बोर्ड है। अगले टाइगर बोर्ड का नाम लिखे, वन्य जीव बोर्ड का नाम लिखे, पता नहीं कौन से बोर्ड का नाम लिख के देगा। अभी हाल ही की बात करूं, लगभग ज्यादा से ज्यादा हफ्ता भी नहीं हुआ है, सुंदरवन टाइगर रिजर्व का दायरा बढ़ाकर भारत का दूसरा सबसे बड़ा टाइगर रिजर्व बना दिया। अब ऐसा क्वेश्चन आएगा तो विद्यार्थी ज्यादा से ज्यादा क्या पढ़ता है वो बता देता हूं। विद्यार्थी ज्यादा से ज्यादा करंट के अंदर यह पढ़ता है कि भारत के अंदर अभी नया ये राष्ट्रीय उद्यान बना इस राज्य में, बस इतना ही पढ़ता है विद्यार्थी। आपके लिए तो उतना भी बहुत है, क्योंकि हमारे उतना ज्यादा डेप्थ में जाकर तो क्वेश्चन नहीं बनाएगा। तो आपको ज्यादातर तो संगत, असंगत और सुमेलित करने वाला क्वेश्चन रहेगा आपके, इससे ज्यादा आपके क्वेश्चन नहीं रहेगा। ठीक। और इनको ज्यादा उंगलियों पर ऐसे मत सोचना कि उंगलियों पर सारे कर देंगे। मास्टर के तो सारे याद है, अपने भी होने चाहिए। मास्टर एक सब्जेक्ट पढ़ता है पर वो भी पसंदीदा, आपको एक नहीं पढ़ने हैं, आपको कई सारे पढ़ने हैं। आप कंप्यूटर नहीं हो कि सारे सब्जेक्ट उंगलियों पर याद हो जाए। हाँ, 5-6 बार दोहराओगे तो इतना आपका कॉन्फिडेंस आ जाएगा कि ऑप्शन देखते ही सामने आंसर हो जाए। तो आप ये प्रयास मत करना कि सारे उंगलियों पर हो जाए। क्यों विद्यार्थी कई बार मैं जा रहा था परसों तब भी पूछ रहा था, सर जी आने याद किया करा, पट गया याद उसी। तो ये उंगलियों पर याद करने का प्रयास भी नहीं करना आपको। ठीक। क्योंकि मैं आपको 18 तो ये पढ़ा दिए, कम से कम 70 आपको ये बताऊंगा। भारत के अंदर वर्तमान में 58 टाइगर रिजर्व 58 हो चुके हैं। 58 में से कम मैं 45-50 वो लिखवा दूंगा। भारत में आज 90 लगभग रामसर साइट है, 90-91 के आसपास। अब रामसर साइट के अंदर हम बात करें तो हमारे कम से कम आपको 60 एक रामसर साइट लिखवा दूंगा। इतने सारी चीजें पढ़ने के बाद जब हम आगे और बढ़ेंगे तो हमारे भारत के अंदर कुछ परियोजनाएं हैं जो पशुओं को लेकर शुरू की गई है, मैं कम से कम 15 एक वो लिखवा दूंगा। तो फैक्ट ही फैक्ट तो चल रहे हैं, सिर्फ राज्य के सामने वर्ष ये चीज चल रही है। फैक्ट इतने जल्दी याद नहीं होते। ठीक है, तो हमने ये बात कर ली। अब हम राज्य की लिस्ट लिखेंगे और साथ साथ में आराम से लिख देना। मैं आराम से बोलूंगा, हो सकता है थोड़े अक्षर छोटे लिखने पड़े क्योंकि एक पेज में मुझे कई सारे दिखाने हैं। मैं आराम से लिखूंगा, आराम से बोलूंगा, तो आराम से साथ साथ में उतार देना। लिखने का आपको पता है, राज्य का नाम और उसके सामने। ठीक। कल आप उसके ऊपर रिसर्च करके, उम्मीद तो मेरी यही रहेगी सभी विद्यार्थी करके लाए उसको, सुंदरवन के ऊपर। आपको यह देखना है कि सुंदरवन का भी दायरा बढ़ाकर भारत का दूसरा सबसे बड़ा टाइगर रिजर्व बनाया है, तो उसका दायरा कितना बड़ा है, उसका टाइगर रिजर्व का दायरा बढ़ाने का काम कौन सी संस्था करती है, सुंदरवन टाइगर रिजर्व को किस वर्ष टाइगर रिजर्व का दर्जा दिया गया था, यहां पर कौन सा टाइगर रहता है, ये सारी चीज डाटा निकाल के लाओगे। ये आपको इसलिए काम दे रहा हूं मैं, भले मैं भी दूंगा तो भी कोई बड़ी बात नहीं है। जिस दिन आप खुद सर्चिंग करने लग गए तभी आपका सिलेक्शन होगा। ठीक है। मेरा पहला प्रयास ये रहता है कि अगर मेरे को कोई क्वेश्चन बनाकर ये बोले कि इनको क्वेश्चन देना विद्यार्थियों को, तो मैं क्वेश्चन ऐसे देता हूं कि विद्यार्थी उसको देके डिमोटिवेट हो। मोटिवेट नहीं करना है विद्यार्थी को, डिमोटिवेट करो ताकि छंटनी पहले ही हो जाए। डिमोटिवेट ज्यादा हो तो वैसे ही पहले हट जाएगा। कुछ विद्यार्थी ऐसे निकलेंगे जो उसके ऊपर रिसर्च, ओ मास्टर पढ़ाया कौन नहीं, ये पढ़ाया नहीं तो अपने इस पर रिसर्च कर गूगल में इसके ऊपर। वो सर्च करेगा तो एक की बजाय उसके सामने कितने पॉइंट आएंगे, 10। अब उसके 10 पॉइंट और तैयार हो गए। जो विद्यार्थी इस प्रकार तैयारी में चलता है, सिलेक्शन वो लेता है। सीधा सीधा मास्टर पढ़ाया अकेला वही वो थोड़ी रखना होता है। करंट के मुद्दों के ऊपर तो रिसर्च करनी खुद को ही पड़ती है। और आप गौर करना, जिस दिन आप खुद रिसर्च करोगे ना, ऐसे आपके डाटा ज्यादा याद रहेगा। हमारे ज्यादा डाटा क्यों याद रहता है, हम रिसर्च करते रहते हैं, इस वजह से। आप बार बार सर्चिंग, गूगल, जिसको गूगल चलाना आ गया ना, आपने घर पे जाके मान लिया सुंदरवन के बारे में डाटा निकाला, एक निकालोगे आपको इससे बड़ा बढ़िया लगेगा। आपको अपन जाने को नहीं, आज संस्था ही 3 ही टॉपिक है भारत के, इससे ज्यादा है नहीं। और भगवान से वैसे मैं आपको ज्यादा सर्चिंग का मौका नहीं दूंगा, एक ही दिया, बस एक ही दूंगा मौका, बाकी मैं खुद ही सर्च करके बता दूंगा। और जो मान लीजिए मैं आपको नहीं लिखवाऊं तो वो आपके काम का भी नहीं होगा। अब जैसे मैंने आपको भी कार्यक्रम नहीं लिखवाई, कई वन के अंदर मिस्ट्री कार्यक्रम वगैरह कई पहल है जो नहीं लिखवाई। मैंग्रोव वन को जब मैं पढ़ाता हूं फर्स्ट ग्रेड के अंदर, सेकंड ग्रेड एसएसटी के अंदर, सब इंस्पेक्टर में भी आपको पढ़ाया उतना ही पढ़ाता हूं मैंग्रोव वन। यहां आरएस के अंदर जब क्लास लगती है, इन 3 के अंदर जब पढ़ाने जाता हूं तो आपके मैंग्रोव वन कम से कम 2.5 या 3 पेज में लिखाता हूं, क्योंकि कार्यक्रम इतने ज्यादा है। मैंग्रोव वन कोई नॉर्मल वन नहीं है, अन्य वन हो ना हो, मैंग्रोव वन होना जरूरी होता है। और पूरा विश्व इसके ऊपर चिंतित है। यहां तक कि आपने सम्मेलनों के नाम सुने होंगे कई बार, कोप 26, 27, 28, कोप के अंदर चर्चा होती है मैंग्रोव के ऊपर। पूरे विश्व आपस में मिलकर काम करता है मैंग्रोव के ऊपर। कारण आपने एक नाम सुना, कार्बन। कार्बन क्या होता है? जब पेड़ों की पत्तियां सड़ गलकर खाद का रूप काम करती है मिट्टी में, वो कार्बन होता है। अन्य वनों के अंदर कार्बन की मात्रा जितनी भी होती है, मैंग्रोव वन उससे 7.5 से लेकर 10 गुना से अधिक कार्बन को संग्रहित करके रखते हैं। उन वनों से 7.5 से 10 गुना, प्रतिशत नहीं। तो आप सोच के देखो कितना कार्बन है। और अगर ये सूख गए तो कार्बन खत्म होगा, मिट्टी अनुपजाऊ हो जाएगी। ब्लू कार्बन बोलते हैं उसको, ये सिंचित रखते हैं। तो बहुत ज्यादा महत्वपूर्ण है ये। आपने 2004 में सुनामी का नाम सुना है? हिंद महासागर में सुनामी आई थी बहुत बड़े स्तर पर, और उसकी वजह से इंडोनेशिया, श्रीलंका और भारत के 5 लाख नागरिक मारे गए थे। 3 देशों के 5 लाख नागरिक मरे। और भारत में सबसे ज्यादा नुकसान हुआ तमिलनाडु राज्य को, और तमिलनाडु में सबसे ज्यादा नुकसान हुआ चेन्नई को। क्यों? क्योंकि चेन्नई के तट पर मैंग्रोव वन नहीं है। इस वजह से समुद्री लहरें सीधी आई, चेन्नई के टकराई। जो सुनामी की लहर के चपेट में आ गया, पानी के साथ वापस बहकर समुद्र में चला गया। 5 लाख लोग मरे थे, इंडोनेशिया, भारत, श्रीलंका के।
इसका प्रभाव अंडमान निकोबार पर इतना नहीं पड़ा, इसका प्रभाव इतना पश्चिम बंगाल पर नहीं पड़ा। नंबर एक कारण, क्योंकि वहां पर तटों पर मैंग्रोव वन थे, जिसके कारण लहरें शांत हो गई। तटों की सुरक्षा करते हैं। मछलियों का, झींगा मछली का नाम सुना? दुनिया की 80% झींगा मछली यहीं से पकड़ी जाती है। तो मत्स्य केंद्र है एक प्रकार से अपने आप में ये, और कभी भी पत्ते नहीं गिराते, सदा बहार हैं, तो अपने आप में बहुत ज्यादा महत्वपूर्ण है ये वन। ठीक, तो अब हम नेशनल पार्क की लिस्ट लिखेंगे। सबसे पहले लद्दाख। हाँ भाई, थोड़ा सा हाथ खड़ा करके बता दिया। हाँ, ये होता क्या, ये पूछ रहे हो? ये पर्यावरण से संबंधित सम्मेलन है, हमारे प्रतिवर्ष होते हैं। ये नंबरिंग इस संख्या का है। जैसे विश्व में पहली बार जो कोप का आयोजन हुआ है वो 1995 में हुआ, तो कोप 1 96 में हुआ, कोप 2 97 में, कोप 3, ऐसे करते करते आज हम कोप के टोटल 28 आयोजन कर चुके हैं। और जिनमें से अभी मैंने नाम लिया है मैंग्रोव को लेकर इतना चिंतित है विश्व, इसके लिए स्पेशल मैंग्रोव क्लाइमेट अलायंस संगठन है एक, वो बना दिया है, और ये पूरे विश्व में मैंग्रोव के ऊपर काम करता है। आज जैसे हम बात करें, पूरे विश्व में जितने भी महाद्वीप हैं, उन महाद्वीपों में सबसे ज्यादा मैंग्रोव वन एशिया में है, और एशिया के भी अंदर हम बात करें तो दक्षिणी एशिया में और ज्यादा है, और दक्षिणी एशिया में भी सबसे ज्यादा बात करें तो भारत में है। और भारत में जितना मैंग्रोव वन है वो भारत के 32.8 लाख वर्ग किलोमीटर का केवल 0.15% हिस्सा कवर करता है। भारत में जितने भी मैंग्रोव वन है वो भारत की कुल भूमि का केवल कितना प्रतिशत है? 0.15%। कितने डिटेल में चले जाओ वनों के अंदर, कारण पर्यावरण से संबंधित बातें हो रही है। तो पर्यावरण आप जानते हो विश्व में सबसे बड़ा मुद्दा वर्तमान में क्या है, तो इनके अंदर कितनी भी डिटेल में चले जाओ। हालांकि वो आपके काम के नहीं थे, इसलिए मैंने आपको लिखाई भी नहीं और आपके पेपर में भी नहीं आने। अब अपने एक एक करके लिस्ट पर चर्चा करते हैं, तो साथ साथ में लिखना भाई, मैं आराम से धीरे धीरे बोलूंगा, साथ साथ में उतारते हैं। सबसे पहले हम लिख रहे हैं लद्दाख, और लद्दाख में एक ही है और उसका नाम है हेमिस। लद्दाख में एक ही है, उसका नाम है हेमिस। उसके बाद दूसरा है राज्य हिमाचल प्रदेश। लद्दाख के बाद दूसरा राज्य ये हिमाचल प्रदेश। हिमाचल प्रदेश में कई सारे हैं, अब मैं कई सारे नाम लिखूंगा यहां पर, जैसे कि पिन घाटी, जैसे कि पिन घाटी, जैसे कि वृहद हिमालय। वृहद हिमालय नाम से भी नेशनल पार्क है, वृहद हिमालय। जैसे खीर गंगा, खीर गंगा। जैसे कि सिंबल बारा, जैसे कि सिंबल बारा, सिंबल बारा। दोबारा बोल रहा हूं, हिमाचल प्रदेश के पिन घाटी, वृहद हिमालय, खीर गंगा और सिंबल बारा। सिंबल बारा ये हिमाचल प्रदेश के। अगला है, क्या हुआ, स्विच कर दो। मैं मोटा लिखूंगा तो भाई आवेगा भाई कौन, ज्यादा से ज्यादा मैं 5 या 6 ही आएंगे, फिर 4-5 6 अब पढ़ को पड़े, सीट चेंज कर ले। आप आगे बैठ जाओ, कोई बात नहीं, आगे सीट खाली पड़ी, आगे आ जाओ। आगे नहीं आएगा, सीट चेंज कर लो, कोई बात नहीं, मैं आराम से बोलूंगा। आप कहोगे तो मैं एक शब्द को 2 बार बोल दूंगा, आप कहोगे मैं यहां लिख दूंगा अलग से, ठीक। उत्तराखंड में देखना भी, उत्तराखंड में हम बात करें नंदा देवी। उत्तराखंड में नंदा देवी। इसके अलावा फूलों की घाटी, फूलों की घाटी। थोड़ी देर पहले हमने बात की जिम कार्बेट, जिसका नाम चेंज कर दिया गया, अब कर दिया रामगंगा। बस 3 लिखने हैं, नंदा देवी, फूलों की घाटी, रामगंगा। अब ये दोनों शब्द देखो एक जैसे हैं, खीर गंगा, रामगंगा। इन दोनों को अंडरलाइन कर लो, कंफ्यूजन ना हो, खीर गंगा कहां है, रामगंगा कहां है। खीर गंगा और रामगंगा। अगला जो हमारा है वो है यूपी राज्य, उत्तर प्रदेश। और उत्तर प्रदेश में जो नेशनल पार्क है हमारा, उसका नाम है दूधवा। दूधवा उत्तर प्रदेश में है, दूधवा, दूधवा, ठीक। अगला राज्य, अगला राज्य है, हां एक बिहार। उत्तर भारत के मैदान में जो राज्य है ना, जैसे पंजाब हो गया, हरियाणा हो गया, यूपी, पश्चिम बंगाल, बिहार, इन राज्यों में नेशनल पार्क कम मिलेंगे आपको। कारण क्योंकि ये हमारे मैदानी राज्य, इनमें कृषि कार्य किया जाता है। कृषि कार्य होगी, वहां पर वनस्पति का विकास भारत सरकार भी बढ़ावा नहीं देगी।
आपने कई बार ऐसे नाम सुने होंगे कि भारत के अंदर सबसे कम प्रतिशत की दृष्टि से जो वन है वो हरियाणा में है, ये कई बार सुना है। तो इसका मतलब है वहां पर जैसे कि 3.6 के आसपास एरिया है प्रतिशत, जैसे बोलते हैं ना हरियाणा में कितने प्रतिशत वन है 3.6, ये उस राज्य का वैसे प्रतिशत नहीं है। इसका मतलब यह है कि हरियाणा राज्य में 3.6% भूमि उस राज्य की वनों के लिए आरक्षित है। अब उसमें वन है नहीं है उससे कोई लेना देना नहीं, सिर्फ 3.6 भूमि को वनों के लिए आरक्षित किया। क्यों? क्योंकि अगर उत्तर भारत के मैदान में हमने वनों के लिए आरक्षित भूमि का एरिया बढ़ा दिया तो फिर खाएंगे क्या? हमारे पूर्वोत्तर राज्य हिमालय राज्य में तो वैसे ही कुछ नहीं होता, मरुस्थलीय इलाके में वैसे ही कम होता है, पठारी राज्य में मानसून कम आता है तो यहां भी बहुत कम होता है। मेन तो हमारे पूरे भारत का पेट भरने वाला यही इलाका है। इस वजह से यहां पर वनस्पति कम होगी, वनस्पति कम होगी तो वन्य जीव भी कम होंगे। ठीक है, अगला देखें बिहार में एक ही टाइगर के राष्ट्रीय उद्यान है, उसका नाम है वाल्मीकि। बिहार में वाल्मीकि। फिर आता है सिक्किम। सिक्किम में कंचनजंगा। सिक्किम में है कंचनजंगा। उसके बाद अगला राज्य अरुणाचल प्रदेश। अगला राज्य है अरुणाचल प्रदेश। अरुणाचल प्रदेश में दो नाम लिखेंगे, पहला नाम है नामदफा, नामदफा, और दूसरा जो नेशनल पार्क है यहां पर उसका नाम है पक्के। नामदफा पक्के, डबल के लिखा हुआ है पक्के में, नामदफा पक्के। उसके बाद हमारा अगला राज्य आता है असम। अगला राज्य है असम। असम के अंदर है मानस। स्विच नहीं कर रखा क्या? स्विच करो भी, स्विच क्यों नहीं कर? मानस काजीरंगा। मानस काजीरंगा अलग अलग है अभी, अलग अलग बोलो। मानस हो गया, काजीरंगा हो गया। उसके बाद है ओरांग, नामेरी, और एक आपने नवीनतम लिखा था दिहंग पटकई। असम के अंदर कई हैं, मानस, काजीरंगा, ओरांग, नामेरी, दिहंग पटकई। उसके बाद में अगला जो राज्य है वो है नागालैंड। और नागालैंड में है हमारे इटांकी। नागालैंड में है इटांकी। अच्छा, मैं तब से इधर पीछे पीछे से धीरे धीरे हुआ तो है ना, ऐसे तुम टिक के बैठने वाले तो नहीं हो। अगला राज्य है मणिपुर। नागालैंड के बाद अभी लिखे आराम से, मैं फिर आप बोलो बार बार नहीं बोल पाऊंगा। नागालैंड में इटांकी लिख लिया। अगला राज्य है मणिपुर। मणिपुर के अंदर जो हमारे आपने लिखा था ना विश्व का एकमात्र तैरता हुआ केबुल लामजाओ। केबुल लामजाओ। उसके बाद है मिजोरम। मिजोरम में दो नाम आएंगे, एक नाम तो है मुरलेन, और दूसरा है दंपा। दवाई अदम है पा, दंपा, मुरलेन, दंपा। उसके बाद में हमारे अगला त्रिपुरा। और त्रिपुरा के अंदर है धूमिल तेंदुआ। धूमिल तेंदुआ। ठीक है। पश्चिम बंगाल। पश्चिम बंगाल में हम तीन लिखेंगे।
एक का तो नाम है सुंदरवन, दूसरे का नाम है बुक्सा। क्या आता है बुक्सा में? जलदापारा। सुंदरवन, बुक्सा, बै के नीचे छोटा ऊ, आधा कै सा, बुक्सा, जलदापारा, जलदापारा। उसके बाद में अगला जो राज्य है वो राज्य है उड़ीसा। अगला राज्य है उड़ीसा। उड़ीसा में आपको लिखना है, दो लिखने हैं, सिमलीपाल। हाँ सिमलीपाल, आपने बायोस्फीयर रिजर्व में भी नाम लिखा था इसका। और एक का नाम आता है भीतरकनिका। भीतरकनिका, उड़ीसा में दो, सिमलीपाल, भीतरकनिका। उसके बाद हम आंध्र प्रदेश लिख रहे हैं। आंध्र प्रदेश। आंध्र प्रदेश में एक लिखेंगे आप, उसका नाम है राजीव गांधी। राजीव गांधी, राजीव गांधी। अगला राज्य है तमिलनाडु। और तमिलनाडु में है मन्नार मेरीन, मुद्दुमलाई, इंदिरा गांधी। मन्नार मेरीन, मुद्दुमलाई, इंदिरा गांधी। ठीक है। उसके बाद अगला राज्य है केरल। केरल में हमारे आता है पराम्बीकुलम, 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 इराविकुलम, इराविकुलम। फिर आता है पेरियार। पराम्बीकुलम, इराविकुलम, पेरियार। उसके बाद अगला राज्य है कर्नाटक। कर्नाटक राज्य। कर्नाटक में हमारे यहां पर आता है नागरहोल, बांदीपुर, बन्नेरघट्टा। नागरहोल, बांदीपुर, बन्नेरघट्टा। और एक और लिखेंगे हम कुद्रेमुख। कुद्रेमुख वैसे पहाड़ी है और कन्नड़ भाषा में कुद्रे का मतलब होता है घोड़ा, घोड़े के मुख के समान है। तो नागरहोल, बांदीपुर, बन्नेरघट्टा, कुद्रेमुख, ये हमारे हैं कर्नाटक में। एक बार दोबारा बोलूं क्या, या लिख लिए? ठीक। अगला है राज्य हमारा गोवा। और गोवा राज्य के अंदर हमें एक ही ध्यान रखना है, महावीर स्वामी। महावीर स्वामी। अगला राज्य है महाराष्ट्र। महाराष्ट्र। और महाराष्ट्र में हम बात करें तो हमारे आता है तादोबा। तादोबा, तादोबा चांदोली, तादोबा चांदोली। संजय गांधी। तादोबा चांदोली, संजय गांधी।
अरे अब देखो तुम कितनी मांग कर रहे हो बनाने के लिए, हैं? आपको कल परसों एक बात बताई थी ना मैंने, आप हर एक व्यक्ति को कभी भी यह न सोचें कि उसका मजाक बनाया जा रहा है। मैं ये नहीं कहता, मैं आपको पहले बता रखा हूं, मैं क्लास में न तो किसी राजनीतिक मुद्दे पर कभी बात करता हूं अपने देश में, अगर वो भी बन जाएंगे ये भी बन जाएंगे कोई मतलब नहीं। पूरी जो पीछे प्रशासनिक व्यवस्था होती है पूरा देश वो चलाता है, न कि नेता। देश को चलाने का काम किया जाता है आईएएस और बड़े बड़े आईपीएस अधिकारियों के द्वारा। आप कभी गौर से देखना, बड़े बड़े बिल आते हैं, उनकी लैंग्वेज देखो। इन नेताओं को ढंग से बोलना तो आता नहीं, वो इतने बड़े अधिनियम बना देंगे? नहीं बना सकते, तो वो टीम संभालती है। तो आपको ये मैं सोचा करो कभी राहुल गांधी वो थोड़ी सी ऊपर आओ मानसिकता से, सोशल मीडिया देख देख के वो वैसे ही होगे तुम भी। तो सोशल मीडिया पर 99% झूठ होता है, रियल में बोला कुछ जाता है। अब सोच के देखो, मैं ये बोल रहा हूं नेता तो झूठे होते हैं, आपने इतनी सी कटिंग करके वायरल कर दिया, मेरी धज्जियां उड़ा दोगे इतने में। तो सोशल मीडिया पर पूर्णतः सच्चाई नहीं होती, रियल में होता कुछ और है, दिखाया कुछ और जाता है। अभी पिछले दिनों आपको मैं कोई खबर पढ़ रहा था उसके अंदर, और एकदम आया कि यूपी के अंदर सोने का एक बृहद भंडार मिला है सोनभद्र जिले में। मैं आप अपडेट हो गया टॉपिक, तो खनिज के अंदर लिख और लिया सोनभद्र में इतना ये वो। अगले दिन खबर आती है कि सोनभद्र के अंदर ऐसा कोई भंडार नहीं मिला है। मतलब सोशल मीडिया पर देख लिया मैंने, तो मैंने कभी हो सकता है कोई सच हो, थोड़ी बहुत तो कुछ मिला हो, और जैसे ही लिख लिया, फिर मैंने अगले दिन गूगल सर्च किया, मैं देख तो लें पूरा सरकार ने क्या कह रही है। सरकार ऐसा कुछ नहीं कह रही, वो झूठा था इसे। तो सोशल मीडिया पर विश्वास नहीं किया जा सकता। तो ये आपके, और कभी भी आप जब सर्च करें तो विकिपीडिया पर भी विश्वास नहीं करें। आप सबसे पहले विकिपीडिया देखते हो। जानन तो लग गया थे, समझदार तो हो गया ना। अभी आपने सिर्फ नाम लेना सीखा है, एनसीईआरटी आपने पढ़ना नहीं सीखा अभी, हैं? सीख लोगे तब तक पेपर हो जाएगा। एनसीईआरटी हर किसी के समझ भी नहीं आती, आ जाएगी। चलो तो आप ऐसे करना, आप ले लेना एनसीईआरटी, अभी नहीं बाद में ले लेना एनसीईआरटी, आपकी इच्छा हो तब। और एनसीईआरटी लेकर उसे पढ़ना। एनसीईआरटी की सबसे अच्छी चीज मैं आपको पहले बता चुका हूं कि एनसीईआरटी जब पढ़ते हैं तो कम से कम, अब जैसे मेरे पास कई बार विद्यार्थी आता है कि गुरुजी थे वो गलत लिखा दियो, तो मैं कोई बात को नहीं, गलत लिखा दियो तो मतलब निश्चिंत हूं मैं, गलत लिखाया है तो एनसीईआरटी में गलत है, बस बात खत्म। मैं निश्चित हूं, मेरे को कोई टेंशन नहीं है। वो बोलेगा सर आपने गलत लिखा दिया, दूसरा ये लिखा है, मैं क्या करूं, एनसीईआरटी में ये लिखा है, बोले इसमें तो गलत लिखा है, तो मैं तो गलत पढ़ाऊंगा। कॉन्फिडेंस देखो एक अलग रहता है। तो जो विद्यार्थी प्रमाणिक स्रोत पढ़ेगा, आपको मैंने पहले भी बताया था, टीना डबी आईएएस है, बाड़मेर में है, यूट्यूब पर सर्च कर लेना, उन्होंने कौन सी किताबें पढ़ी थी, वो खुद एक शॉर्ट वीडियो बनी हुई है, वो कह रही ओनली एनसीईआरटी पढ़कर मैं टॉपर बनी हूं। सभी यही बोलते हैं, पर सारा बोला है, सारा आई है, पढ़ा है कोई को नहीं। हाँ, जितने भी रवि कुमार सिया मेरे डिस्ट्रिक्ट से अभी सूरतगढ़ के आसपास के रहने वाले हैं, पर उनके ऊपर तो जांच कमेटी बैठी हुई है, जांच कमेटी बैठी हुई है, और कोई अड़बादी टाबर था तुम्हारे जैसा, वही कुछ नहीं कर गया बेचारे के साथ। उनके ऊपर यह सिस्टम बिठा दिया कि जब वो जॉब में नहीं थे तो उन्होंने क्या किया, उनके पास जमीन जायदाद ठीक है, ऐसी बात नहीं है, उन्होंने आर्थिक कोटे वाला वो कोटा बनाकर वो बनवा लिया सर्टिफिकेट, और वो बनाकर और उसके माध्यम से वो ज्वाइन कर गए। अब किसी ने पीछे से, अब आरक्षण का लाभ ले लिया वो इडोलिस वाला, अब पीछे से पूरी उसने बढ़िया तरीके से किसी ने छानबीन की भी, इनके क्या क्या है, पूरी एक रिपोर्ट बनाई, रिपोर्ट बना के एक केंद्र सरकार को टैग कर दी और एक कर दी यूपीएससी को। जांच कमेटी चल रही है, मतलब देखो सुख भी कौन देखियो जाए। यूपीएससी भ्रष्ट 0.000, बहुत कम चांस होता है यूपीएससी का। आपने त्रियां थोड़ी है विचालता ही सब इंस्पेक्टर लत्रियां यार, हाँ होता रहता है ऐसे। तो आप जानते हो महाराष्ट्र में भी थी एक लड़की, उसका नाम, अच्छा उसी का हुआ क्या, चलो कोई ना, आप गुजरात में आ जाओ, आओ गुजरात में। आपने महाराष्ट्र तक लिख लिया, ठीक है, गुजरात में आ जाओ। अगला राज्य है गुजरात। गुजरात में हम लिखेंगे गिर। गिर ध्यान रखना, आपने शेर के लिए सुना है, एशिया शेर के लिए। गिर टाइगर रिजर्व नहीं है, गिर टाइगर रिजर्व नहीं, टाइगर है ही नहीं यहां पर एशियाई शेर है और ये नेशनल पार्क है। तो ये ध्यान रखना, कई बार सत्य असत्य में डाल देता है क्वेश्चन, ये एक हाथी संरक्षण रिजर्व एरिया है, ये टाइगर रिजर्व है ऐसे करके, तो ये टाइगर रिजर्व नहीं है, नेशनल पार्क में आता है गिर। एक आपको मैंने पहले बताया था कच्छ, उस समय लिखा था जंगली गधों के लिए प्रसिद्ध है, बताया था, लिखवाया नहीं। और एक और शब्द आता है बसदा। अब देखो पश्चिम बंगाल में आप लिख रहे थे बुक्सा, और यहां लिखा है बसदा, दोनों शब्द एक जैसे हैं, अंडरलाइन कर लेना। बुक्सा पश्चिम बंगाल में लिखा था, यहां लिखा है बसदा, एक जैसे शब्द हैं, इनको अंडरलाइन कर लेना, ठीक। अपने अभी थोड़ी देर पहले गांधी वाले लिखे थे, राजीव गांधी, इंदिरा गांधी, संजय लिख दिया था क्या,
वो संजीव है, सॉरी संजय नहीं है, संजीव गांधी है, सॉरी वो सही करना भी, संजीव है। हाँ संजीव गांधी, हाँ महाराष्ट्र वाला वो सही किया। तो 3 अंडरलाइन कर लेना, आंध्र प्रदेश, तमिलनाडु और महाराष्ट्र। गांधी गांधी वाले, अभी गांधी के नाम से 2 और आएंगे। अगला है राजस्थान। राजस्थान, राजस्थान में आप जानते हो कौन कौन से हैं? रणथंभौर, और इसके अलावा केवला देव, एक और है मुकुंदरा हिल्स। अब राजस्थान वाला जो है ये, इसके ऊपर विवाद रहता है। भारत सरकार ये कहती है कि राजस्थान में 5 राष्ट्रीय उद्यान है, भारत सरकार 5 बताती है, सरिस्का को भी ऐड करती है, और एक जैसलमेर की और आपके कोई बड़ा मरु नाम से है, वो है अभयारण्य, लेकिन उसे नेशनल पार्क बता रही है। लेकिन लिस्ट जब देखते हैं उस लिस्ट में नहीं बताते। ये राजस्थान की जो हमारी ऑफिशियल वेबसाइट है, राजस्थान सरकार ये कहती है राजस्थान में 3 है। तो आप राजस्थान का एग्जाम दे रहे हैं तो राजस्थान की बात माननी पड़ेगी। तो जैसे मैं और किसी राज्य में पढ़ाता हूं तब बोलता हूं 5 याद रखना, पर राजस्थान में आपको कितने ध्यान रखने हैं? 3 ही ध्यान रखने हैं। पंजाब में आपको कहा था है ही नहीं, हरियाणा देख लेते हैं हम। हरियाणा, हरियाणा में आपको 2 ध्यान रखने हैं, सुल्तानपुर और एक कलेसर। कलेसर चर्चा में रहा था सुप्रीम कोर्ट की वजह से, आज से 2 साल पहले। वहां पर छोटी छोटी कोई नदियां, उन पर बांध बनाए जा रहे थे, तो सुप्रीम कोर्ट ने बैन लगा दिया था। अगला आता है जम्मू कश्मीर, और जम्मू कश्मीर में आपको 2 ध्यान रखने हैं। एक तो सलीम अली, जो बहुत बड़े पक्षी वैज्ञानिक रहे हैं, और एक है दाचीगाम। सलीम अली, दाचीगाम। अब हमने बाहर बाहर के जो राज्य थे वो कवर कर लिए हैं। अब कोई मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़, तेलंगाना, झारखंड, 4 राज्य बचे हैं, ये लिखते हैं हम। अगला राज्य हम ले रहे हैं मध्य प्रदेश, एमपी। एमपी में कई सारे हैं, जैसे कि पन्ना, पन्ना, कान्हा, कान्हा, माधव, माधव, बांधवगढ़, बांधवगढ़, कूनो। आपने सुना कूनो के अंदर वो चीते लेकर आए थे, कूनो। गांधी सागर, और एक जीवाश्म के नाम से है। तो पन्ना, कान्हा, माधव, बांधवगढ़, कूनो, गांधी सागर, जीवाश्म। उसके बाद है झारखंड, और झारखंड के अंदर है, उसका नाम है बेतवा। झारखंड में उसका नाम है बेतवा। फिर है छत्तीसगढ़, यहां पर है कांगेर, कांगेर घाटी राष्ट्रीय उद्यान, कांगेर घाटी राष्ट्रीय उद्यान। गुरु घासीदास टाइगर रिजर्व भी है और नेशनल पार्क भी है ये, गुरु घासीदास। उसके बाद अगला राज्य है तेलंगाना। तेलंगाना में 2 ध्यान रखेंगे हम, महावीर वनस्थली। महावीर के नाम से पहले गोवा में भी आ गया था महावीर स्वामी, वो ये महावीर वनस्थली। और एक और है यहां पर जिसका नाम है मृगवानी, मृगवानी। लास्ट में आता है अंडमान निकोबार। अंडमान निकोबार में महात्मा गांधी, सैंडल पिक, यह सबसे ऊंची चोटी भी अंडमान निकोबार की। साउथ बटन, साउथ बटन, रानी झांसी। अब उन्होंने तो पूरा लिखा हुआ है रानी लक्ष्मीबाई झांसी, तो रानी झांसी से वैसे ही पता चल जाएगा हमें। और एक माउंट मणिपुर, आपको याद हो नाम चेंज कर दिया था माउंट हैरियट का, माउंट मणिपुर। ये हमारे नेशनल पार्क कंप्लीट। अभी ऐसा नहीं है, नेशनल पार्क की लिस्ट कंप्लीट हुई है, इसके नीचे भी
लगभग दो बातें हो रहेंगी इसमें, वो नोट में आ जाएंगी। यानी फैक्ट मान लीजिए कोई किसी के लिए फेमस है, कोई किसी चीज के लिए फेमस है, ठीक। बाकी कल देखेंगे। हमने ये ये हमने लगभग 106 नेशनल पार्क के बारे में हम बात कर रहे थे, जिनमें से 60-70 हमने लिखे। अब क्या यूनेस्को एक संस्था है जो क्या करती है कि वर्ल्ड हेरिटेज साइट का दर्जा देती है। तो सबसे पहला क्वेश्चन ये, वर्ल्ड हेरिटेज साइट होती क्या है? तो वर्ल्ड हेरिटेज साइट ध्यान रखना 3 प्रकार की होती है। एक आर्ट एंड कल्चर से संबंधित होती है, एक हमारे नेचुरल होती है यानी वनों से संबंधित, एक होती है मिश्रित। तो 3 होती है, कला संस्कृति से हो सकती है वर्ल्ड हेरिटेज साइट, प्राकृतिक भी हो सकती है, वनों से संबंधित हो सकती है, एक मिश्रित। कला संस्कृति से संबंधित क्या होती है? मान लीजिए किसी किले, महल, बावड़ी को वर्ल्ड हेरिटेज साइट घोषित कर दें, जैसे राजस्थान में कई किलों को घोषित किया गया है, ठीक है। अब मान लो, अब प्राकृतिक क्या होती है, कह रहे हैं सर पापीकोंडा नेशनल पार्क है, पापीकोंडा आंध्र प्रदेश में भी, ठीक है, कोई ना, मैं लिख लेना, बाद में लिख लेना, एक आधा कोई रह गया होगा तो प्राकृतिक क्या होती है, मान लीजिए कोई जंगल है, बहुत ही सुंदर जंगल है, उसको अगर घोषित कर दिया जाए तो वो हमारा प्राकृतिक विश्व धरोहर स्थल बन जाएगा। और फिर आता है हमारे मिश्रित। अब मान लीजिए बहुत ही शानदार कोई बड़ा सुंदर जंगल है जिसमें जीव भी बहुत सुंदर है, वहीं पर कोई इमारत है, तो उसको संयुक्त रूप से दर्जा दिया जा सकता है, यानी कला संस्कृति और प्रकृति दोनों को एक साथ दे दिया तो वो मिश्रित हो गया। अब बात आती है इनको दर्जा दे दिया तो हो क्या जाएगा? तो इनको अगर यूनेस्को वर्ल्ड हेरिटेज साइट का दर्जा देता है तो यूनेस्को पैसे भेजता है इनकी देखरेख के लिए, भी हमारी तरफ से आप फंड ले लो, इनको संभाल के रखो। अच्छा, इनके लिए पैसे क्यों भेजता है? इनकी देखरेख क्यों जरूरी है? ताकि आगे आने वाली जो पीढ़ियां हैं वो इससे मोटिवेट हो सके। जैसे एग्जांपल के तौर पर, मैं जैसे राजस्थान के अंदर, मैं ज्यादातर, जैसे मेरा रहा है दिल्ली या मैं चंडीगढ़ रहा हूं ज्यादातर मैं, तो जैसे मैं राजस्थान में सबसे पहला अगर कोई किला मैंने देखा था तो बीकानेर का किला देखा था मैंने, राजस्थान में पहला किला, उसे राती घाटी बोलते हैं क्या? हाँ, तो मैं पहली बार देखा, और जब लगभग आज से 10 साल पुरानी बात हो गई होगी, 10 से 12 साल भी हो सकते हैं। तो बीकानेर के जब किले में आया था तो इतने ज्यादा चीजें तो मैं जानता नहीं था, पर हाँ इतने एक चीज मेरे को काफी ज्यादा प्रभावित कर रही थी कि इतनी बड़ी इमारत बनाई कैसे इन्होंने। उस समय कौन सा सेटरिंग का काम होता था भी, तूने इतना बड़ा किला खड़ा कर दिया और आज इनको अपने मिस्त्री घर बनाकर जाता है, 60-70 साल के अंदर वो जर्जर हालत में आ जाता है। बाढ़ से अभी पंजाब में देखने को मिला, नई इमारतें गिर रही, और इन्होंने तो पता नहीं आंधी तूफान क्या क्या झेले, फिर भी इनके कुछ नहीं हो रहा। तो इतनी सी मतलब सोच दिमाग में, इससे ज्यादा नहीं आई। राजस्थान के अंदर मैंने अगर कोई दूसरा किला देखा है तो आमेर देखा है, ये देखा होगा 2016-17 के आसपास, नहीं इससे पहले 2012 में देख चुका हूँ, ठीक है। 2012 में देखा, बड़े भैया जयपुर पढ़ते थे, जयपुर यूनिवर्सिटी में, तो घर पे मैंने बोला कि भैया जाते हैं जयपुर, मेरे को क्यों नहीं जाने देते तुम, ये वो धक्का करके मैं चला गया लगभग 20 साल की उम्र में। जब वहाँ पर गया तो बड़े भैया ने अपने दोस्तों को बोला कि इसको घुमा के ले आना और बाद में घुमा के 2 दिन रखो और इसको बस चढ़ा देना वापस। बड़ा भाई वैसे ही होता है तो ठीक है। अब बड़े भैया के 2 दोस्त, आप देखना जो बड़े भाई के दोस्तों को मजे बोतलेंगे आपके, पहले लेते थे अब तो क्या लेंगे वो। तो मेरे को बोले कि चल आमेर तेरे को घुमा के लाते हैं। आमेर गए। आमेर वैसे देखा जाए आमेर में घूमने वाली जगह क्या है, एक चीज सोचने वाली, आप में से कोई आमेर गया तो आप देखना, मैं 3-4 बार जाके आमेर में मेरे को इतना कोई खास नहीं लगा। तो वहां पर मेरे को जाकर कहते हैं कि ये राजा बैठता था यहाँ, दरबार लगाता था। मैं अच्छा, पहली बार गया तो ये सारी चीज देख रहा था। फिर मेरे को उन्होंने कांच का महल सा दिखाया, शीश महल, बोलता यहाँ पर रानी अगरबत्ती जलाती थी। मैं क्यों? खाना खाता था राजा, तो कमरे में बैठ के खा ले। तो बोला नहीं शीश महल में एक मोमबत्ती जलाते थे, पूरी रोशनी हो जाती थी। मैं चलो ठीक है। फिर उन्होंने यहाँ पर हमाम है, यहाँ पर मेरे को ये खिड़की देख कितनी चौड़ी में, हाँ चौड़ी। अब किले की दीवार तो वैसे ही चौड़ी होती है, कई तरह होता है चौड़ी क्यों बना के, हाँ यहाँ रानी बैठती थी। तो आपको कैसे पता रानी बैठती थी? सामने देख केसर क्या रही है, उधर से सुगंध आती थी। केसर क्या रियल में बनाई इसीलिए गए किले में सुगंध रहे, पर वो तो 2 लगा के बता रहे थे कि रानी बैठती थी, सुगंध लेती थी। तेरे को आ रही है? तो मेरे को ये पूछा उन्होंने, तेरे को आ रही है? तो मैंने सोचा ये बड़े हैं, इनको आ रही होगी इसलिए पूछ रहे हैं मुझसे। हाँ आ रही है। थप्पड़ मारेंगे इसमें, केसर ही नहीं है, कहाँ से आई? तो उस टाइम तो इतना ज्यादा समझ नहीं। अब मैं कई बार जाकर तो आमेर के किले को उन्होंने वर्ल्ड हेरिटेज साइट का दर्जा दे दिया, लेकिन ये समझ से बाहर है कि उसको दिया कैसे, उसमें इतनी कोई खास बात भी नहीं है। लेकिन जब बैठा बैठा, अब जैसे मैं आपकी क्लास में है, अभी तो चलो मेरी क्लास थी, जब मेरे पास बीच में 1-2 घंटे क्लास बीच में गैप होता है तो बराबर में कोई किताब होती है, मैं उठकर वैसे उसको पढ़ने लग जाता हूँ। तो मैंने एक बार पढ़ लिया इसके बारे में, कुंभलगढ़ के बारे में। मैं हैरान था कुंभलगढ़ के बारे में कि आजकल के मिस्त्री से यहाँ से लेकर वहां तक दीवार बनाने का बोल दो, ढंग से सीधी दीवार नहीं बना सकता। उन्होंने 32 है वो 36 है, 36 किलोमीटर लंबी दीवार बना दी, वो भी एक उबड़ खाबड़ इलाके के अंदर। दूसरी उस पर यह बताया जाता है 4 घोड़े 6 घोड़े एक साथ दौड़ सकते हैं, तो कितनी चौड़ी दीवार रहेगी। हाथ को पतले पतले 8 दौड़ लेते होंगे। अच्छा 6 से 8, चलो ठीक है, तो हम 7 20 लो रख लिया। अच्छा कब पेपर में आया था 6 घोड़े दौड़ते हैं 8 दौड़ते हैं? ये बताने के लिए होता है, कहानी के रूप में होता है, बाकी पेपर में थोड़ी है। अब देखे जो एनसीईआरटी में निकल गया तो ऐसा कुछ नहीं है लिखा हुआ है। अच्छा चलो बढ़िया है जो भी है। तो अब मेन बात है कि वो किले की लंबी इतनी दीवार बनाई, फिर उसमें कुंभलगढ़ किला इतना ऊंचा बनाया, और यहां तक सुनने में आता है कि उस किले के बारे में कहा जाता है कि ऊपर देखते हैं सर की पगड़ी गिर जाती है। तो उन्होंने किस प्रकार इतने ऊंचे ऊंचे बना दिए, और वो आज भी बिल्कुल सही अवस्था में खड़े हैं। उनको देखकर मोटिवेशन मिलता है कि कितनी शानदार उन्होंने कलाकारी की है। अब जैसलमेर वाले किला में कभी जैसलमेर नहीं गया, लेकिन जैसलमेर के बारे में यह बताया जाता है कि उस किले की जो छत है वो लकड़ी की बनी हुई, वो लकड़ी आज तक खराब नहीं हुई। सोचने वाली बात है ये भी। आप सोच के देखो कि ये चीजें जो है हमारे लिए जरूर हो सकता है कि वर्तमान में हम ध्यान न दें, लेकिन ये सोचने का विषय है कि कितनी गजब की कलाकारी है। अब राजा महाराजाओं के बारे में आपको क्यों पढ़ाया जाता है? ये थोड़ी है कि आप मान लीजिए कल को 3rd ग्रेड टीचर बन गए और बच्चों को युद्ध करना सिखाओगे। ये सारी चीजें हमारे अंदर सोच और समझ को विकसित करने का काम करती है। अब जैसे मैं कई बार महाराणा कुंभा के बारे में पढ़ता हूं, तो मैंने हो सकता है आपकी क्लास में कभी जिक्र किया कि नहीं किया, वो मुझे नहीं पता। जब भी कोई राजस्थान के राजाओं की बात आती है तो हो सकता है सभी विद्यार्थियों को या पूरे जो भी है उनको सभी को महाराणा प्रताप प्रभावित करते हो। मेरे को सबसे ज्यादा प्रभावित करने वाला राजा महाराणा कुंभा। युद्ध सभी राजाओं ने लड़े हैं, जीते भी हैं। महाराणा प्रताप को इसलिए याद किया जाता है कि उन्होंने कभी भी सारे जब राजा उनकी गुलामी स्वीकार कर रहे थे वो स्वीकार नहीं की उन्होंने,
अब मेन चीज मारना कुंभा देखो, जिस बंदे ने एक भी, जितने भी युद्ध लड़े एक भी नहीं आ रहा, इसका मतलब युद्ध कौशल के अंदर बहुत आगे है। फिर वो बंदा समय समय पर अलग अलग नियुक्तियां की थी उसने, आपको बढ़ाया गया इतिहास में। उस बंदे ने कितना अच्छी राजनीतिक दूरदर्शिता का परिचय दिया है, यानी राजनीतिज्ञ बहुत अच्छा है, युद्ध कौशल बहुत अच्छा है। तीसरी चीज आप गौर करना, उस बंदे ने कितने सारे किले बना कर दिए हैं, वास्तुकला की ओर कितना ध्यान दिया है। केवल वास्तुकला ही नहीं, उस बंदे ने सोच के देखो साहित्य पर कितना गौर किया है, संगीत पर कितना गौर किया है, नृत्य पर कितना गौर किया, यहां तक कि वास्तुकला के ऊपर ग्रंथ और लिखा के गया। यानी साहित्य पर गौर कर रहा है, वास्तुकला पर गौर कर रहा है, राजनीतिज्ञ बहुत अच्छा है, यहां तक कि युद्ध कौशल में निपुण है। और दूसरी गजब की बात, यहां पर लास्ट में यह बताया जाता है जब उनके बेटा ने उनको मारा तब वो शिवलिंग पर जल अर्पण कर रहे थे, यानी कि भगवान शिव के पूजा भी, मतलब भक्ति भावना भी है। और छठी बात, आप कभी राजस्थान के इतिहास अच्छे रूप से पढ़ना, जितने भी राजा महाराजाओं के बारे में बताया जाता है, तो जितनी भी उनके पीछे रानियां रही हैं राजाओं के पीछे, वो मेवाड़ के अंदर कोई मारवाड़ की बेटी होगी, जयपुर के अंदर हो सकता है मारवाड़ की बेटी, और जयपुर की बेटी कोई मारवाड़ में ब्याही होगी राजा महाराजा के पीछे। यही हुआ है, आपस में राजाओं में आपस में शादियां हुई। आप गौर करना, पृथ्वीराज चौहान के बारे में, इनके बारे में जब हम इतिहास पढ़ते हैं, मैं सुनी सुनाई बात कर रहा हूं, हो सकता है आपकी सर ने ये बताया हो, पृथ्वीराज चौहान आप गए हो। मैंने एक बार ये पढ़ा था कि पृथ्वीराज चौहान ने अटैक किया था जब गुजरात के राजा पर, और वहां पर उनकी जो राजा की बहन थी उससे शादी कर ली थी, पता नहीं भतीजे से शादी, पता नहीं बेटी से शादी करके आए, और बाद में शादी कर ली, बाद में भी वहां पर अटैक करते रहे, आक्रमण करते रहे। सोचने वाली बात है ये, खूब बार सुना ये। यहां तक कि आपने ये भी सुना होगा मेवाड़ के भी एक राजा रहे हैं जिन्होंने कहा था मैं बूंदी को गिराऊंगा, शादी के बाद में कहा था। आप गौर करना, महाराणा कुंभा उन व्यक्तियों में शामिल नहीं होते हैं। महाराणा कुंभा वो व्यक्ति है जो उसकी दादी के कहने पर जोधा के पीछे भाग रहे हैं, और दादी ने कहा कि नहीं बेटा समझौता कर ले, हाथों समझौता कर ले, यानी रिश्तेदारी भी अच्छे रूप से निभा रहे हैं। तो हर एक चीज के अंदर बंदा निपुण है, तो ये चीजें प्रभावित करती है। आप सोच के देखो, आज गंग नहर है, आज अगर मिस्त्री को बोलते इस कमरे का लेवल निकालना है, उस कोने में पानी निकालना, गारंटी देता हूं पानी सारा इधर इकट्ठा होगा। आप कभी मिस्त्री देख लेना, वो जीरो लेवल का बोल के पानी ऐसे कोने में इकट्ठा करेगा, वो दूसरे कोने में जाएगा पानी। महाराजा गंगा सिंह फावड़े और कोदाल से गंग नहर खोद के लाए और बिल्कुल लेवल में लेकर आ गए। अब गंग नहर को देखते हैं तो कई तो बोलते थे गंग नहर ही तो है, गंग नहर नहीं, उस समय कोई उपकरण नहीं थे, उन्होंने हमारे यहाँ पर ऊंट लगा लगा ऊंट गाड़ी यहाँ से मिट्टी हटाई और फिर ये नहर लेकर आए। कितनी दूरदर्शिता की बात है, ये चीजें सोचते हैं तो ये मोटिवेट करती है। तो यूनेस्को यही तो कह रहा है, यूनेस्को कह रहा है ऐसी इमारतें जो बहुत प्राचीन है, चित्तौड़गढ़ का किला रहा प्राचीन रहा, कुंभलगढ़ का किला रहा, आमेर रहा, इस प्रकार करिए प्राचीन जितने भी किले हैं और अच्छी अवस्था में खड़े हैं, लोग यहाँ घूमने बहुत आते हैं, और उन लोगों के लिए प्रेरणा का स्रोत है। तो इसके लिए पैसे हम दे देंगे, आप इसके संभाल के रखो, तो वो अपनी सूची में शामिल कर लेता है। तो ऐसी इमारतें तो जो कहलाएगी वो तो होंगी आर्ट एंड कल्चर से संबंधित वर्ल्ड हेरिटेज साइट। अब आ जाओ प्राकृतिक में, प्राकृतिक कौन सा है? सुंदरवन, बहुत शानदार जंगल। आप कभी गौर करना, दिल्ली में जब भी कोई भी प्रधानमंत्री के पास दूसरे देश का राष्ट्रपति प्रधानमंत्री जब भी आता है तो हमारे मोदी जी सीधा केवला देवी क्यों लेकर आते हैं उसे? केवला देव बहुत ही शानदार जंगल है, वहां पर टाइगर देखने को मिलेगा, वहां पर अन्य जानवर देखने को मिलेंगे, यानी प्रकृति का नजारा सुंदर देखने को मिलता है। एक दिन शायद हमने यहां पर महाराष्ट्र की वीडियो चलाई थी वेस्टर्न घाट की, आपने देखा कितना शानदार नजारा था वो। तो यूनेस्को यही कह रहा है कि ऐसे जंगल जो बहुत ही सुंदर है, जिनको देखकर मन मोहित होता है, ऐसे जंगलों को बचा के रखो ताकि आने वाली पीढ़ी इनको देखे और देख के प्रतीत हो कि काश हमारे राजस्थान में भी ऐसा हो। तो हो सकता है वो इस प्रकार की वनस्पति के संरक्षण के लिए आकर खड़े हो जाएं। अब जब हम जंगलों में घूमने जाते हैं या कई बार हम गुलमर्ग या सोनमर्ग की वीडियो देखते हैं, सोनमर्ग वगैरह की, गुलमर्ग वगैरह की वीडियो देखते हैं तो बहुत शानदार वहां पर पहाड़ियां वगैरह, आपने देखी गुलमर्ग सोनमर्ग की वीडियो? चलाऊं? अब इसमें आवाज आ जाएगी क्या? अगर मैं यूट्यूब पर यहाँ चलाऊं आवाज हो जाएगी? नहीं आवाज आपकी तरफ से है? लिंक भेज देता हूँ, चलवाता हूँ, वो तो चलानी जरूरी है तुम्हारे लिए। आवाज चलाएंगे तो फिर आवाज ही आएगी। तो यूनेस्को यही कहता है कि ऐसे जो सुंदर जंगल हैं इनको बचा के रखा जाए ताकि लोगों के मन में आए कि इतनी सुंदर अगर प्रकृति का नजारा है, अगर पूरे भारत में अगर ऐसा नजारा हो तो बहुत अच्छा रहेगा, तो लोगों को इस चीज से मोटिवेशन मिलेगा, प्रकृति के संरक्षण के लिए उनके मन में विचार आएंगे। तो ऐसे जंगलों को संभाल के रखा जाए, ऐसे जंगलों को संरक्षण दिया जाए, भले ही पैसा कितना भी लगे, यूनेस्को पैसा दे देगा, ताकि हमारी पूरी पृथ्वी के ऊपर जितने भी ऐसे स्थान है, यूनेस्को सभी के लिए पैसा भेजता है, केवल हमारे एक देश में थोड़ी भेजता है। तो आपको ये पता चल गया यूनेस्को क्या करती है, ये वर्ल्ड हेरिटेज साइट क्या होती है, कितने प्रकार की होती है। आज हमारे भारत में 106 नेशनल पार्क है, 106 में से 7 नेशनल पार्क को नेचुरल वर्ल्ड हेरिटेज साइट का दर्जा दिया गया, प्राकृतिक विश्व धरोहर स्थल घोषित किया गया। कौन कौन से? नंदा देवी और फूलों की घाटी, इन दोनों को ज्वाइंट रूप से दे रखा है। राजस्थान में केवला देव, फिर हमारे पश्चिमी घाट, हमारे मानस, काजीरंगा, इसके अलावा अगर हम बात करें सुंदरवन, इस प्रकार के, ये कंचनजंगा, ये टोटल इस प्रकार हम काउंट करें, सॉरी कंचनजंगा नहीं, सॉरी शीत मरुस्थल, ये टोटल इस प्रकार 7 हैं। और इन 7 को प्राकृतिक विश्व धरोहर स्थल का दर्जा दिया गया है। यहां पर लोग घूमने जाते हैं, इनकी प्रकृति से मोहित होकर आगे वो प्रकृति के संरक्षण के बारे में सोचे। तो आपसे पूछ ले हमारे भारत में ऐसे कितने स्थान हैं जिन्हें प्राकृतिक विश्व धरोहर स्थल घोषित किया गया है, तो ये आपको ध्यान रखना है। क्या चीज है? कंचनजंगा लिखा आता है, कोई बड़ी बात नहीं, टोटल देख लो आप। नंदा देवी फूलों की घाटी हो गया, केवला देव हो गया, पश्चिमी घाट हो गया, सुंदरवन हो गया, काजीरंगा हो गया, मानस हो गया, यही है शीत मरुस्थल। कंचनजंगा नहीं, कंचनजंगा मिश्रित विश्व धरोहर स्थल है, मिश्रित में आता है कंचनजंगा। वैसे शब्द सही है खांगचेंद जोगा, सही जो शब्द है ना वो खांगचेंद जोगा, लेकिन उस पहाड़ी के ऊपर कल भी मैंने एक कमेंट आया था उसके बारे में हमने बात की थी। डाउनलोड होगी कभी? क्या हुआ?
यूनेस्को सभी देश भेजते हैं उसको, फंडिंग और कौन करता है? कह रहे उत्कर्ष बुकलेट्स के नोट्स में कोर क्षेत्र में सरकारी अधिकारियों को जाने की अनुमति बताई गई है। गतिविधि करने पर बैन की बात की, अधिकारी तो जाएगा ही, अधिकारी नहीं जाएगा तो कोर एरिया डिसाइड कौन करेगा? गतिविधि मतलब वो वहां पर जाकर अपनी मनमर्जी से ऐसे कार्य नहीं कर सकते हैं। सरकार सारा कुछ भी काम कर सकती है, भले वो गलत हो तो भी, वो सरकार है, काट सकती है। कोई खिचड़ी काट रही है, पिछले दिनों हैदराबाद के अंदर आपने देखा हो। ये जो मैं बता रहा हूं, देखो सीधी सी बताऊं, ये आपके पेपर के लिए बहुत अच्छी बात है, पेपर के लिए इसे पढ़े, ठीक है? इसकी सरकार से तुलना नहीं करनी, क्योंकि सरकार अपनी मनमर्जी से कुछ भी कर सकती है। सरकार गिराते हैं, मैं क्या कहूं यार, तुम मेरे मन में तो बहुत अच्छे अच्छे विचार आते हैं तुम्हारे लिए तो मैं कंट्रोल कर जाता हूं, नहीं यार। कह रहे हैं एक विद्यार्थी ने कहा है, सर आप ज्योग्राफी क्यों नहीं पढ़ाते? तो मैं कौन सा इतिहास पढ़ा रहा हूं या राजस्थान की बात करें ना? राजस्थान के तो हाथ ही नहीं लगाना। राजस्थान ज्योग्राफी के अंदर देखो, मेरे पास वैसे भी वर्ल्ड ज्योग्राफी और इंडिया ज्योग्राफी, वर्ल्ड ज्योग्राफी के अंदर भी मैं कोई एक सेगमेंट नहीं पढ़ाता। वर्ल्ड ज्योग्राफी में अलग अलग प्रकार होता है, फिजिकल ज्योग्राफी अलग होती है, ह्यूमन ज्योग्राफी अलग होती है, प्रैक्टिकल ज्योग्राफी। फर्स्ट ग्रेड के अंदर जो सब्जेक्ट होते हैं ना, वो सारे पढ़ाते हैं, अपने आप में बहुत वाइड है, क्यों राजस्थान से पंगा लेना है इसे? और दूसरा जो इंडिया और वर्ल्ड पढ़ाता है, अब राजस्थान में ज्यादातर जितने भी विद्यार्थी राजस्थान के ज्यादा पढ़ते हैं, ज्योग्राफी ज्यादा पढ़ते हैं, तो पहले राजस्थान ज्योग्राफी क्लासें देने लगेंगे। अब एक व्यक्ति कभी गौर करना, सभी सेगमेंट के अंदर बहुत अच्छा प्रदर्शन नहीं कर सकता, एक व्यक्ति कर ही नहीं पाएगा इतना बड़ा सेगमेंट लेकर। अब मैं कम से कम आपके सामने आ रहा हूं, तो मेरे पास सीमित वो दायरा है, भारत और विश्व, तो मैं उसको अपडेट कर पाऊंगा समय समय पर। अब 10 घंटे क्लास चलती है, एक क्लास में राजस्थान चल रहा है, एक में चल रहा है विश्व और एक में चल रहा है राजस्थान, व्यक्ति अपडेट कब होगा? तो इसलिए आपके दो बहुत है, इंडिया और वर्ल्ड, वो भी अच्छी बात है। वो भी अगर मैं अपडेट समय समय पर होते रहे तो बहुत अच्छी बात है, वो भी नहीं होती कई बार। चला दो आंध्र प्रदेश में एक और ऐड कर लो, पापी कोंडा। लिख दिया, नोट में लिखेगा, नोट में एक शब्द लिखें, प्राकृतिक विश्व धरोहर स्थल। प्राकृतिक विश्व धरोहर स्थल 7 है, सातों के नाम लिखने हैं आपको। नंबर 1 शीत मरुस्थल। अब आपके मन में आ रहा होगा कि शीत मरुस्थल, ये तो मरुस्थल यहां वनस्पति है ही नहीं, तो फिर इसको क्यों घोषित कर दिया? तो यहां ग्लेशियर है, ग्लेशियर को भी तो संरक्षण देते हैं हम, बर्फीले क्षेत्रों में भी हम संरक्षण देने का काम करते हैं। नंबर 2, अब एक विद्यार्थी ने कमेंट किया था कि सर शीत मरुस्थल को संरक्षण दे रहे हैं, तो फिर इस हमारे वाले मरुस्थल को क्यों नहीं? तो अपने मरुस्थल को संरक्षण देके सरकार तो कह रही है इसको रोको, बढ़ने मत दो, संरक्षण देके इसको बढ़ाना थोड़ी है। शीत मरुस्थल केवलादेव, पश्चिमी घाट, चार नंबर पर हमारे आता है जैसे काजीरंगा, मानस, सुंदरवन, नंदा देवी और फूलों की घाटी, ये सारे जिन्हें घोषित किया गया है। ठीक है, नोट में ही दूसरा पॉइंट, मिश्रित विश्व धरोहर स्थल। और वो एक ही है, कह रहे हैं सर वृद्ध हिमालय को शीत मरुस्थल, पूरे वृद्ध हिमालय को शीत मरुस्थल नहीं कहा जाता। पूरा वृद्ध हिमालय नहीं आता। क्या चीज है? हॉटस्पॉट में पूर्वी हिमालय बोला मैंने, उसमें हिमालय लिखा है सीधा मैंने, वृद्ध हिमालय हिमालय लिखा हुआ है, देख लो क्या लिखा है इसमें, तो वो वृद्ध गलती से लिख दे, बाकी हिमालय है सीधा। जय विविधता हॉटस्पॉट नहीं, सीधा हिमालय लिख लो उसको, पूर्वी हिमालय वैसे तो रखता ना। सरकार को सारे काम करने, एक चीज सोच के थोड़ी बैठे हो कोई। आज के टाइम में जो दिखता है वो बिकता है। आजकल आपने गौर किया हो, जितने भी नेता हैं आपके पास सारी खबरें कैसे आ जाती है। आज के टाइम में जितने भी नेता हैं सारे के सारे आगे पीछे कैमरा चलते हैं,
आपने अगर गौर किया हो, सारे सोशल मीडिया पर एक्टिव हैं, भले वो मोदी और भले राहुल गांधी हो। आप सोशल मीडिया पर एक्टिव नहीं हो क्या? मैं नहीं हूं, सारे के सारे सोशल मीडिया पर एक्टिव हैं और एक्टिव होना जरूरी है। कारण जब तक आप अपने जो भी है आपने अचीवमेंट की है वो जब तक दिखाओगे नहीं तो फिर आपका क्या पता चलेगा? नहीं तो वही काम होंगे जैसे कि सबसे पहले हवाई जहाज की खोज तो भारतीयों ने की थी। कोई बंधु थे यहाँ के महाराष्ट्र के जिन्होंने हवाई जहाज बनाया था, लेकिन बाद में अंग्रेजों को पता चला, उन राइट उन्होंने ले लिया, राइट बंधु ने। सोशल मीडिया नहीं होगी तो आपकी बाहर पता नहीं चलेगा, बाद में कोई और ही ले जाएगा उस अचीवमेंट का श्रेय। तो वो चीजें दिखानी पड़ती। तो ये आपने लिख लिया। अब एक बार दोहराते हैं अपने पूरा का पूरा जोर से। कभी टेक्निकल टीम व्यवस्था हुई क्या? अगले चारों के चारों सही हो जाते हैं तो सुमेलित वाले में तो कोई दिक्कत भी नहीं आएगी। संगत है, संगत में थोड़ा सा देखना होता है, वहां पर आपको राज्य से सुमेलित हो जाएगा। और आपको बता दिया प्राकृतिक विश्व धरोहर स्थल कितने हैं, वो भी आपको बता दिया। ठीक है, अब एक विद्यार्थी क्वेश्चन है वो आपको पहले इसका जो कह रहे हैं, राजस्थान जीके के लिए आरबीएससी की पुस्तकें उपयुक्त है क्या सर? राजस्थान में पहली बात वर्तमान में एनसीईआरटी चलती है, ठीक है। नंबर 2 बात आरबीएससी किताब में पहले चलती थी, बहुत अच्छी किताब थी। अगर आप कॉन्सेप्ट की बातें उसमें पढ़ना चाहते हैं, कॉन्सेप्ट बहुत अच्छे थे, एनसीईआरटी से भी बहुत शानदार कॉन्सेप्ट दिए होते हैं। लेकिन डाटा जो थे, डाटा वैसे उसमें उस समय के जो भी डाटा थे वो बिल्कुल सही थे। वर्तमान में वो किताबें पुरानी हो गई तो उनके डाटा मैच नहीं करेंगे। तो भले ही आपके पास अगर कोई पुरानी किताब है आरबीएससी की तो आप वो भी पढ़ सकते हैं, बस डाटा नए लोगों में। बाकी आरबीएससी की किताबें एनसीईआरटी से भी बेहतर होती है। अगर आपके पास पुरानी पढ़ी है तो संभाल के रखें उन किताबों को, पढ़िएगा तो उनको भी पढ़ सकते हैं। पर बात इतनी है, वो परिभाषा कॉन्सेप्ट के लिए काम है। कहीं आप आंकड़े मिलान करने बैठ जाओ, आंकड़े मैच नहीं होंगे कभी भी, ये ध्यान रखना है आपको। एनसीईआरटी में आंकड़ा कई बार गलत मिल जाता है, आरबीएससी में सिंगल आंकड़ा गलत नहीं मिलता था। आरबीएससी किताबें बहुत अच्छी रही थी। वर्तमान में अगर देखा जाए, जैसे हमारे राजस्थान में आरबीएससी चलती थी, अलग ही रखते थे एनसीईआरटी से हम, उस प्रकार आज भी तमिलनाडु बोर्ड अलग रखता है अपना। और तमिलनाडु बोर्ड की जो किताबें हमारी एनसीईआरटी में 10वीं में बताया जाता है ना, वो तमिलनाडु बोर्ड 8वीं में बच्चों के सामने वो कंटेंट दे देता है। तो ये किताबें अच्छी है, बस डाटा थोड़ा सा इधर उधर कर देना। तो ये हमने बात कर ली। अब हम बात करेंगे टाइगर रिजर्व पर। तो आप हेडिंग बना दो टाइगर रिजर्व।